अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। In fact, good evening. So we are here to discuss that mock paper P3 today. तो मुझे उम्मीद है कि उस एग्जाम के बाद अब आपको मैंने मार्किंग स्कीम भी इसकी सेंड की थी, तो काफी हद तक तो क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो चुकी होंगी। बट इवन देन हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। आप अपनी अपनी क्वेरीज प्लीज बताते जाइए। जी बताइए प्लीज, विच क्वेश्चन शुड आई डिस्कस फर्स्ट? ऑर्डर में चलें तो ज्यादा बेहतर है। Okay, Kasim is asking for question 3. Is there any other question before question 3? ओके, क्वेश्चन 3 का बताइए। क्वेश्चन 3 कासिम ने पूछा है। क्वेश्चन 3 कासिम को और सबको प्लीज बताता हूँ कि जिसको जो प्रॉब्लम हो, अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे साथ मेंशन कर दें, ताकि मैं सिर्फ वही पार्ट ही करूं, और ताकि सारे के सारा क्वेश्चन ना करना पड़े और जो मसला है वो हल हो जाए।
वैसे मेरा ख्याल है इस वर्कशीट का, इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन Sir, I had a question. शायद क्वेश्चन 3 था। जी जी बोले प्लीज इब्राहिम। Sir, जो iteration है उसके लिए how many times do you have to get the same number before you stop? 3 टाइम्स। 3 times? Okay. ओके जी, क्वेश्चन 3 देखिए। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। सो आपके पास ऑलरेडी सारी वैल्यूज ऑफ x ऑन द लेफ्ट साइड है। मैंने कहा था कि कोई एक साइड पे करना होता है सब, तो वो ऑलरेडी साइड 0 है। जी 2 टाइम्स भी अगर आए तो चल जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप कोशिश करें कि 3 टाइम्स करें। आपको एक दफा कैलकुलेटर में इक्वल प्रेस एक और दफा करना होता है सिर्फ। So 1 cube 1 power 5 minus 3 into 1 power 3 plus 1 square minus 4। इसका आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है, और फिर 2 power 5 minus 3 into 2 power 3 plus 2 power 2 minus 4 is equal to 0। तो एक इधर से आंसर कोई एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। सो आप लिख देंगे एज द साइन चेंजेस। सो -5 and 8 बता रही हैं आयशा। तो आप लिख देंगे एज द साइन चेंजेस। साइन चेंज होना जरूरी है, -5 से +8 या +8 से -5। सो साइन अगर चेंज होगा तो प्रूव हो जाएगा, तो रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। पार्ट 2 आपका सिंपल एल्जेब्रा है 8th क्लास का। आपने उस इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और ये लेके आना है। सब आप देखिए उसने किसको सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि उसने क्यूब रूट लिखा हुआ है, जिसका मतलब लग रहा है कि उसने इस एक्स को सब्जेक्ट बनाया। आई एम डूइंग सेकंड पार्ट। सो x5 देखते हैं कि किसको सब्जेक्ट बनाया है उसने। अगर किसी x को एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स क्यूब वाले को, या किसको 4/x² भी किया है उसने, -1। ओके लेट्स सी x5। अगर x5 को ही करें हम सब्जेक्ट बनाए, कोशिश करें इधर 3x³ क्योंकि वो जो इधर है 3x आ रहा है। सो x5 इज इक्वल टू 3x³ माइनस x² प्लस 4। फिर अगर आप देखिए -x² नहीं, यहाँ जी -x²। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको उसने x² से अगर हम डिवाइड कर लें, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर लें, क्योंकि हमने वर्किंग अपनी करनी है जो क्वेश्चन की यहाँ पे है। उसमें अगर आप देखें 4 के नीचे x² आ रहा है। सो उससे हमें आइडिया हुआ कि पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करना है। सो ये आपके पास आ गया x³ इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 4/x²। और फिर अब आप क्यूब रूट ले लीजिए। सो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 प्लस 4/x²। तो ये प्रूव हो गया। ठीक हो गया कासिम? और फिर लास्ट पार्ट इज use an iterative formula based on this rearrangement to determine the positive root correct to 2 decimal places. Give the result of each iteration correct to 4 decimal places. So अब आप इसी को यूज कीजिए। और हमने स्टार्ट कहां से लेना है, इनिशियल वैल्यू क्या करनी है, आप स्टार्ट इसको x1 अगर कहते हैं, तो आपने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ कि रूट इज इन बिटवीन 1 and 2, तो 1 और 2 के मिडल से 1.5 से आप स्टार्ट लेंगे। सो आप लिखेंगे फर्स्ट x2 इज इक्वल टू, इसमें आप x की जगह आप क्या पुट करेंगे 1.5। सो क्यूब रूट ऑफ 3x मीन x इज 1.5 प्लस 4/x² मीन 1.5 स्क्वायर माइनस 1। ये तो इससे आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ये x2 का आंसर आएगा।
वो आंसर आप 4 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे, फिर x3 का आंसर 4 डेसिमल प्लेस तक, इसी तरह x4 का, और ये लिखते जाएंगे। और इसका मैंने डायरेक्ट मेथड क्या बताया था कि सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में क्या लिख देना है। अब कैलकुलेटर में सबसे पहले आप पुट करेंगे 1.5। कैलकुलेटर यूज करने का मेथड बता रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है, जल्दी से दोबारा सुन लें। कैलकुलेटर में सबसे पहले क्लियर करके 1.5 लिखें और इक्वल प्रेस करें। इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर 1.5 ही आएगा या 3/2 आएगा। अब आप ये इक्वेशन कंप्लीटली अपने कैलकुलेटर में लिखें और जहां जहां एक्स आ रहा है वहां आप आंसर प्रेस करें। मीन जहां 1.5 लिखना चाह रहे हैं वहां आंसर प्रेस करें ताकि 1.5 लिखता जाए। और ये एक दफा आपको कैलकुलेटर में अच्छी तरह लिखना पड़ेगा। इक्वल प्रेस करेंगे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। जी कोई बताएगा इसका आंसर क्या, फर्स्ट आइटरेशन का आंसर क्या आया हुआ है? और ये आइटरेशंस के आंसर आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने हैं। जी कोई 1.7411, 1.7411 ये शायद आपने बताया है। और ये आप करते रहेंगे तो आपके पास जब तक वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती, करेक्ट टू 2 डेसिमल फाइनल आंसर देना है। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक जब आपकी वैल्यू रिपीट हो जाए तो आप स्टॉप कर दीजिएगा। और सब लोग मुझे बता रहे हैं कि 1.78 इसका फाइनल आंसर है। सो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं। जी नेक्स्ट बताइए, आफ्टर क्वेश्चन 3। अगर क्वेश्चन 3 से पहले किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से अनम्यूट होके बता दें, अदरवाइज मैं आगे चलूं फिर। सर आपने क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट नहीं कराया। ये थर्ड पार्ट था कासिम। टू पार्ट बी। अच्छा सॉरी। क्वेश्चन 2 पार्ट बी, ये है क्वेश्चन 2 पार्ट बी। सॉल्व द इनइक्वालिटी p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ओके जी, थोड़ा सा जरा इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ और पहले एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपके पास कोई एक क्यूबिक इक्वेशन हो f of x। नो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, बिफोर दैट क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स कि हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिक इनइक्वालिटी। सपोज आपके पास हो x - 1, x + 2, x + 5। सपोज ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और आपको ये क्यूबिक इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करनी हो ग्रेटर देन 0, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपको पता है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, -2 आ रहा है और -5 आ रहा है। और आपको क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ भी पता है कि या तो ये ग्राफ बनता है या ये बनता है। डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर x क्यूब कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनता है, अगर x क्यूब कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसे फॉल करता है। और यहाँ पे तीनों x पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ग्राफ ये वाला बनेगा। अब मुझे पता है कि ये इसके 3 रूट्स हैं। एक रूट है 1, एक है -2 और एक है -5। इसका मैं ग्राफ स्केच करूंगा और क्योंकि x क्यूब कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा 1, -2 और -5 से पास होगा। याद रखिए मैं इस पेपर का क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा। अब मुझे अगर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है f of x इज ग्रेटर देन 0, तो आप इस इनइक्वालिटी को उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह आपने P1 में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा था। आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक ग्राफ स्केच करते थे, ग्रेटर देन 0 है ये। सो ग्रेटर देन 0 मीन अबव द x एक्सिस इज योर सॉल्यूशन। सो अबव द x एक्सिस जहां पे कर्व है उसको आप शेड कीजिए, ये। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कर्व। अब आप इसको देख के फाइनल आंसर लिख दीजिए। आपका सोल्यूशन है ग्रेटर देन -5 लेस देन -2, और इसके अलावा क्या सोल्यूशन है, x is greater than 1. So this is the final solution for your cubic inequality.
सो किसी भी जनरल क्यूबिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको क्यूबिक इक्वेशन के 2-3 रूट्स अगर पता चल जाएं, जो यहाँ पता चल गए थे, आपने स्केच किया और अबव द एक्स एक्सिस के लिए शेडिंग की, और अगर लेस देन 0 होता तो बिलो द एक्सिस शेडिंग करते और उसके मुताबिक इनइक्वालिटी लिखते। अगर ये पार्ट क्वेश्चन क्लियर है तो फिर मैं अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। नाउ कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, बी पार्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटी पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। आप मुझे पी ऑफ एक्स क्या प्रीवियस पार्ट में आपने फैक्टराइज किया हुआ है, आपने ऑलरेडी पी ऑफ एक्स को फैक्टराइज किया हुआ है प्रीवियस पार्ट में, मुझे उसके फैक्टर्स बताइए क्या बन रहे हैं। 2x plus 1 ओके 2x square minus x plus 2 सो इसको हमने सॉल्व करना है बेसिकली, जिसमें एक लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो क्या प्रीवियस पार्ट में आपने ये क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज होता था या नहीं? नहीं सर, ये नहीं किया था फिर तो अगर ये फैक्टराइज नहीं होता तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अलग से सॉल्व करें। इसको अलग से कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट मीन। अगर आपको देखें तो मैं पहले इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर रहा, मैं पहले इसको इक्वल अगर कंसीडर करके सॉल्व करूं, इक्वल कंसीडर करके सॉल्व कर, तो एक सोल्यूशन है 2x plus 1 is equal to 0 and the other is 2x square minus x plus 2 is equal to 0। सो एक सोल्यूशन आपके पास आ गया -1/2। इनइक्वालिटी को बाद में एडजस्ट करूंगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा। आप देखेंगे कि इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जब ये लगाएंगे तो 15 नहीं, पार्टिसिपेंट्स 15 बंदे अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। सो जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कि ये इक्वेशन तो सॉल्व ही नहीं होती। सो या तो कंप्लीट सॉल्व करके आप चेक करके बता दें, या आप यूं कर सकते हैं, इसका सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करें। बी क्या है? -1, 4a क्या है? 2c क्या है? 2 मीन ये आ रहा है 1 माइनस 16 नेगेटिव 15। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो आपको पता है कि इधर से देयर इज नो सोल्यूशन। तो ओवरऑल इस क्यूबिक इक्वेशन के थ्रू 3 सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो ये वाला है -1/2। सोल्यूशन एक ही है, जो बाकी 2 सोल्यूशन है वो सोल्यूशन नहीं बन रहे। आपने देख लिया कि वो सॉल्व ही नहीं होता। अब आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन है, इसका अगर ग्राफ स्केच करें, आप प्रीवियस पेज पे अगर देखें तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। अगर एक्स क्यूब कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ओवरऑल इस तरह राइज करना चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन ही एक है, तो इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और कहां कट करेगा? -1/2 पे। तो मीन हो सकता है ग्राफ ऐसे बने, कुछ ऐसे बने, हो सकता है इसका कोई मिनिमम पॉइंट हो ही ना, ऐसे कुछ ग्राफ बने। मीन इतना पता है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब अगर इसको देखिए तो अब आपका p of x is greater than 0। So greater than 0 mean above the x axis is your solution, this one। So इसको अगर आप देख के बताएं तो your inequality will become x is greater than -1/2। So this is the only solution। दूसरे 2 सॉल्यूशंस क्यों नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन ये हमने दे दी, b square minus 4 is ac is less than 0, और ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्राफ के अंदर इसकी जस्टिफिकेशन शो हो रही है, ये ग्रेटर देन -1/2 क्यों है। जी क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। After question 2 and 3, next question is अहमद कह रहे हैं 5। चलें 5 करते हैं। The curve with the equation y is equal to e raised to power -ax tan x, where a is a positive constant,
has only one point in the interval for which the tangent is parallel to x-axis. Find the value of A and state the exact value of the x coordinate of this point. देखिए टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो टेंजेंट जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इसका मतलब ग्रेडियंट इज 0. सो ये हिंट दे दिया उसने, ग्रेडियंट 0 है. सो ग्रेडियंट 0 तो पता चलेगा टॉपिक डिफरेंशिएशन है. सो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए और dy बाय ds को 0 पुट करें, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस. dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. सो द प्रोडक्ट रूल इज minus a e raised to power minus ax tan x as it is, plus differentiation of tan x is secant square x e raised to power minus ax as it is. क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ग्रेडियंट 0 है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसमें e raised to power minus ax कॉमन, minus a tan x प्लस secant स्क्वायर x. इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है. सो ईदर e raised to power minus ax is equal to 0 और minus a tan x प्लस secant स्क्वायर x is equal to 0. ये तो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों तरफ लॉग लें तो ln 0 अनडिफाइन आता है. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें tan और secant, सो कंप्लीट क्वेश्चन हमें secant में या कंप्लीट क्वेश्चन tan में करना चाहिए. From trigonometric ratios, we know secant square x is equal to 1 plus tan square x. Sir, ये वाला equation will be on the paper वो जो देते हैं ना. Yes, given होगी. So tan square x plus, और अगर आपके माइंड में ये आइडेंटिटीज नहीं हुई इब्राहिम तो फॉर्मूला शीट में गिवन होंगी तो भी ज़हन में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला शीट से देखनी है. सो इसलिए मैं कहता हूँ ये फॉर्मूलाज, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए. tan square x minus a tan x plus 1 is equal to 0. So we got a quadratic equation in tan. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक अननोन आ रहा है a, और उस प्रॉब्लम को सेट कैसे करना है. क्वेश्चन में उसे कहा था कि दिस इक्वेशन हैज ओनली वन पॉइंट इन द इंटरवल 0 to pi by 2. मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to pi by 2 में it has only one point, it has only one solution. So one solution mean P1 quadratics topic आ रहा है. No, one solution mean your discriminant topic b square minus 4ac is equal to 0. So b square minus 4ac is equal to b, यहां पे क्या है minus a minus 4, a is 1, c is 1 is equal to 0. So a square minus 4 is equal to 0, a square is equal to 4. अब a is equal to plus minus 2, बट मैं सिर्फ लिखूंगा प्लस क्योंकि क्वेश्चन वाज a is positive. जी इब्राहिम. So I got this answer through but मेरा हुआ था by putting sin 2x between half pi and 0 and equating it to 2 over a. Is that okay? 2 over a किसके साथ इक्वेट किया आपने? मैं आपको फोटो भेजता हूँ. ओके, सो आपके पास a is equal to 2 आ गया. ये था find the value of a, and then next is state the exact value of the x coordinate of this point. So अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, a यहां पुट करें, a is 2. जब आपके पास a2 आ गया, tan square x minus 2 tan x plus 1 is equal to 0. सो अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो आई थिंक इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन आएंगे, बट एक चेक करें इसके क्या सॉल्यूशन। दोनों 2 सॉल्यूशन जो आएंगे वो सेम आएंगे। आई थिंक यू विल गेट 1 बाय पाई बाय 4 1 बाय 4। 1 बाय 4 पाई नहीं, वो तो x का आएगा ना, x की 10x का आर 10x इक्वल टू 1 आएगा शायद। सो दोनों सॉल्यूशंस आएंगे 10x इक्वल टू 1, और फिर x क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1। आपका आंसर पाई बाय 4 एग्जैक्ट देना है, पाई बाय 4। क्वेश्चन में उसने कहा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ऑफ x कोऑर्डिनेट। जी क्लियर है सबको? ओके जी, ये था क्वेश्चन 5। नेक्स्ट बताइए। सर एक बार क्वेश्चन 5 रिपीट कर देंगे सर? ये कौन है? सर जैन। और यार सारा क्वेश्चन रेज कर चुका हूँ उस वक्त आपने कहा है। सर मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 1 मिनट, अच्छा पता नहीं अभी तक। फटाफट पिक्चर ले लो मैं वैसे कर लेता हूँ कुछ, उसको दोबारा शो करता हूँ। ये कौन है? मजेदार सवाल था। नाम नहीं, फेवरेट स्टूडेंट सर तैयब प्लस सर फारूक। इन है कौन? अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है, जैसे मैं देखता हूँ। और ये फेवरेट स्टूडेंट मुझे तो पता चले कौन है, नाम तो पता चले। ओ, सारा नासिर। सो इसमें कोई डाउट नहीं है जो उन्होंने बात लिखी है। अच्छा मैं यहाँ पे वापस आता हूँ जो इन्होंने कहा है मिस्टर जैन ने, जैन को तरफ जी। जैन देखिए, देखिए क्वेश्चन अब शो हो रहा है ना आपको? तो यस सर। सो क्वेश्चन में उसने कहा था कि इक्वेशन एक दी हुई थी। उसने कहा था कि ए फाइंड करें, इसका टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब उसने कहा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया और ग्रेडियंट 0 पुट कर दिया। उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई, टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसने ये भी कहा था कि इसका सोल्यूशन एक ही है, ओनली वन सोल्यूशन। सो वन सोल्यूशन मीन मुझे समझ आ गया कि ये P1 टॉपिक है, P1 का क्वाड्रेटिक्स टॉपिक है। आप तो कॉम्पोजिट दे रहे हैं, आपका तो P1 भी सही चल रही होगी। सो जब एक सोल्यूशन होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 किया तो ए का आंसर आ गया प्लस माइनस 2। मैं सिर्फ प्लस लिखूंगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट। सो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां तक जैन आमिर क्लियर है? यस सर क्लियर है। और फिर जब वो ए की वैल्यू 2 मैंने यहां पुट कर ली तो मैंने उस इक्वेशन को, ये इक्वेशन बन के सॉल्व कर लिया और मेरे पास एक्स का आंसर आ गया। थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं आयशा। ओके, 6 पार्ट 1। इस ये जो फेवरेट स्टूडेंट है ये भी क्या 6 पार्ट 1 ही कह रहे हैं? इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन में तुम्हारे 2 क्वेश्चन होंगे। ओके जी, आयशा को भी, फेवरेट स्टूडेंट को भी, सबको वेट करना पड़ेगा 5 मिनट्स। हम 5 मिनट्स के बाद दोबारा आते हैं, ज्वाइन रहिएगा। 5 मिनट्स नमाज की ब्रेक, उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं, आगे करते हैं। 5 मिनट्स।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ओके जी, हमने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है, जो कि क्वेश्चन 6 लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेट्स सी। इन दिस क्वेश्चन it says a water tank has vertical sides and a horizontal rectangular base as shown in the diagram. The area of the base is 2 meters square. The area of the base is 2 meters square. At time is equal to 0, the tank is empty and the water begins to flow into it at a rate of 1 meter cube per hour. So water जो flow हो रहा है in, वो है, उसका रेट क्या है, 1 मीटर क्यूब पर आवर। सो इसको हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम का रेट है डी वी बाय डी टी, 1 मीटर क्यूब पर आवर। तो यूनिट से पता चल रहा है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, मीटर क्यूब पर आवर। ये है वो वाटर का फ्लो होने का रेट इन द टैंक। At the same time, water begins to flow out from the base at a rate of 0.2 under root h meter cube per hour. ये भी वॉल्यूम का रेट है, लेकिन ये उस वॉल्यूम का रेट है जो उस टैंक में से वाटर बाहर निकल रहा है। सो जो ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, 0.2 अंडर रूट h। सो ओवरऑल ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम per unit time in that tank, where h is the depth of the water in the tank at time t hours. Form a differential equation satisfied by h and t and show that the time take t hours taken for the depth of the water to reach 4 meter is given by this. ओके जी, हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है। सो आपके पास डी वी बाई डी टी है, वो है 1 माइनस 0.2 अंडर रूट एच। और ये जो एक्सप्रेशन है वो तो वॉल्यूम और टाइम का है नहीं, ये तो टाइम और हाइट का एक्सप्रेशन है। सो इससे तो कभी भी आप नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब कोई वॉल्यूम यहां से रिमूव होना चाहिए मीन। और अब आपको एक और बात भी पता है कि इस क्वेश्चन में एरिया गिवन था, इस क्वेश्चन में एरिया क्या गिवन था, एरिया गिवन था 2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन था, ठीक। और वॉल्यूम हमें यहां से रिमूव करना है। सर ओके हम जी, इस पहले टैंक का जो डी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद माइनस करके सेपरेट करके तो आ जाएगी आपके पास इक्वेशन। बिल्कुल देखते जाइए, आ जाएगी अभी। सो आपके पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम है बेस एरिया इनटू हाइट। सो बेस एरिया कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन था 2, सो वॉल्यूम है 2h। तो वॉल्यूम है आपके पास 2h। सो आप क्या करेंगे, इस वॉल्यूम वाली एक्सप्रेशन को, ये बेसिकली आपका P1 जो मैं आपने जो पढ़ा था चेन रूल, यहाँ पे भी खैर पढ़ते रहे, वो भी यूज होगा। सो वॉल्यूम है 2h, तो वॉल्यूम को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू h, तो dv बाई dh इज इक्वल टू 2। अब अगर आप देखें तो आपको जो प्रूव करना है वो t इज इक्वल टू समथिंग है। सो आपको टाइम, अगर ये dh नीचे लेके आऊं तो ये बेसिकली dt बाई dh था, मुझे dt बाई dh बेसिकली फाइंड करना है। अब dt बाई dh किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू, चेन रूल अप्लाई कीजिए, dt बाई dh इज इक्वल टू dt बाय dh, dt बाय h इज इक्वल टू dt बाय dh। इस क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, वो वॉल्यूम है। सो इट इज dv हियर एंड dv हियर। सो आपके पास dt बाय dh आ रहा है। व्हाट इज dt बाय dv? ये है आपके पास dv बाय dt, तो उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा यहाँ पे।
So reciprocal mean 1 over 1 minus 0.2 under root h. And what is dv by dh? dv by dh is equal to 2 into 2. So आपके पास dt is equal to 2 by 1 minus 0.2 under root h. जी जैन कह रहे हैं कि मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है, कोई बाकी कंफर्म करेगा? No, my screen is fine. सो जैन आप एक दफा रीज्वाइन करके चेक करें, आपकी साइड पे मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया dt इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 0.2 अंडर रूट h टाइम्स dh। तो अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो उसने कहा था कि अप टू द डेप्थ ऑफ 4 मीटर आपको ये प्रूव करना है। अगर आप वो क्वेश्चन दोबारा देखें तो उसमें ये था, फॉर्म a differential equation satisfied by h and t and show that the time t hours taken for the depth of the water to reach 4 meter is given by this. So to reach to the 4 meter mean आपको क्या करना है, इसमें हाइट को 0 से लेकर 4 मीटर तक इंटीग्रेट करना है। सो इसको 0 से 4 मीटर तक इंटीग्रेट करना है और प्रूव करना है कि दोनों साइड पे बेसिकली इंटीग्रेट करना है। सो जब लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन की dt की इंटीग्रेशन तो वो सिंपली t आ गया, और राइट साइड पे 0 to 4 आप देखिए एग्जैक्टली वो प्रूव नहीं हो रहा। न्यूमरेटर में हमें 10 चाहिए और हमारे पास 2 आ रहा है, तो आप ऐसा करें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बैलेंस भी हो जाएगा। तो 5 times 2 10 over 5 minus 5 into 0.2 is 1, so under root h। सो ये प्रूव हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आजकल काफी ऐसे आ रहे हैं जिसमें प्रूव करना थोड़ा सा टफ होता है। ऐसे आप रीसेंट क्वेश्चन जिसमें प्रूव करनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको एक ही गो में एटलीस्ट कोई 10-12 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। जी ये क्लियर है क्वेश्चन 6 पार्ट 1? जी कोई पार्ट 2 का कैंडिडेट है? Sir, मैं पार्ट 2 पहले जो पार्ट 1 ना हो रहा हो तो मार्क्स काउंट होंगे उसके अलग? बिल्कुल नहीं। आपका अगर ये पार्ट 1 नहीं होगा तो अगर पार्ट 2 भी आपने छोड़ दिया है तो ये बहुत बड़ी गलती की है आपने। अगर पार्ट 2 कर ले तो वो काउंट होगा सेपरेट मार्क्स, मतलब पार्ट 1 बिल्कुल का सेकंड? बिल्कुल काउंट, 100% काउंट होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। चलें जी, पार्ट 2 भी मुझे लगता है कुछ लोग कह रहे हैं कि करें, और उसने कहा है सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, इंटीग्रेट करना था हमने। अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करनी है? u इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट h, और हमने इंटीग्रेट करना था 0 to 4 10 over 5 minus under root h dh। आई थिंक ये इक्वेशन थी, और उसने हिंट दे दिया कि यूज करनी है सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन गिवन होती है उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसको डिफरेंशिएट करें, du by dh आएगा 5 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस अंडर रूट h की डिफरेंशिएशन 1 by 2 h पावर माइनस 1 by 2। So you will get du is equal to minus 1 by 2 under root h dh। ये होगी सब्स्टिट्यूशन। अब आपने लिमिट्स भी चेंज करनी है। सो लिमिट सी h की 0 and 4। सो अब आप ये 0 इधर पुट करें तो लिमिट आएगी 5 और 4 पुट करेंगे तो इट विल बी 5 minus 2 3। So u will be 3। ओके जी, देखिएगा सब्स्टिट्यूशन जब हमने करनी है, हमारा क्वेश्चन जो पहले इन टर्म्स ऑफ h है वो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ u चेंज हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या ये इन टर्म्स ऑफ u चेंज हो रहा है या नहीं। लिमिट सबसे पहले 0 के अगेंस्ट 5 था
और 4 के अगेंस्ट 3 है। देखिए नॉर्मली लोअर लिमिट नीचे होती है, अपर लिमिट ऊपर होती है, लार्ज लिमिट अपर होती है, ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे वहां पे चेंज हो रही है उसी तरीके से मैं पुट कर रहा हूँ लिमिट। ओके 10 over what to do with this 5 minus under root h। so 5 minus under root h तो u लिख दिया हमने। now what to do with this dh। अगर dh को पहले यहां से सब्जेक्ट बनाएं तो आपके पास dh is equal to -2 under root h du, ऐसा ही है। this dh is -2 under root h du, but the thing is कि मैं ये dh की जगह ये नहीं पुट कर सकता क्योंकि ये तो इन टर्म्स ऑफ h आ जाएगा। हमारा कंप्लीट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ u होना चाहिए। सो उसके लिए आप क्या करें, अंडर रूट h क्या को यहां से सब्जेक्ट बनाएं। यहां से अगर आप अंडर रूट h को सब्जेक्ट बनाएं तो वो होगा इक्वल 5 minus u के। So I am writing -2 under root h is 5 minus u du is equal to dh। So यहाँ पे dh पुट कर देंगे। So dh is -2 into 5 minus u du। So मैं लिमिट्स अगर स्विच करना चाहता हूं तो स्विच भी कर सकता हूं, स्विच किए बगैर भी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर आप लिमिट स्विच करना चाहते हैं 5 से 3 को 3 to 5 करना चाहते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ जाता है। सो आप इसका साइन भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 क्या बन जाएगा +2। सो 2 times 10 is 20 into 5 minus u over u। सो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। फर्दर अगर इसको लिखें तो लिमिट 3 to 5 आई कैन राइट 100 minus 20u, और ये u मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, u दोनों के साथ अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। So now Sir, we are ready to integrate limits 3 to 5। इस 100 को आप बेशक बाहर रख लें, 1 over u du, उस 20 को भी बाहर रख लें, u और u कैंसिल, सो 1 du। जी यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछिए, आगे मैं नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गई है। 1 over u की इंटीग्रेशन होगी ln u और 1 की इंटीग्रेशन होगी u। तो फिर आप लिमिट्स 3 to 5 आप पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जी क्लियर है सबको? ओके जी, ये था क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जैन कह रहे हैं क्वेश्चन 7b पार्ट 2। क्वेश्चन 7b पार्ट 2। 7 पार्ट 1 की डिमांड भी आ गई है। पार्ट 1 का मतलब ये कि आप बी पार्ट 1 कह रहे हैं। सर ये भी करा दे। साद की तरफ से ये भी आ गया है। ए पार्ट में स्टार्ट आपको बता दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे आगे। फाइंड द ओके find the complex number z satisfying the equation z steric plus 1 plus 2 iota z। where z steric denotes a complex conjugate of z, give your answer in the form of x plus iota y। देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम लेट कर लें अगर कि z है x plus iota y, तो z स्टेरिक फिर क्या होगा,
x माइनस आयोटा वाई। आप ये पुट कर दीजिए, जी स्टारी की जगह लिखते हैं x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 और z की जगह लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई। मैं बेसिकली करूंगा क्या कि अब मैं रियल पार्ट रियल के साथ इक्वेट कर दूंगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर दूंगा, हमें x और y मिल जाएगा, क्योंकि हमें अब x और y चाहिए, क्योंकि z हमने लेट कर लिया x प्लस आयोटा y है। सो लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 माइनस आयोटा y 2 आयोटा x प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा y, वो बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर y, मतलब -2y। तो ये बन गया x प्लस 1 माइनस आयोटा y या माइनस y आयोटा -2y इज प्लस 2x आयोटा। सो अब साथ क्या करना है, आपने दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। सो जब आप रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, सो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है x प्लस 1 और राइट साइड पे रियल पार्ट है -2y। तो ये आपने रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया, और अब आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है -5 और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 2x। सो आपने रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करके आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आपको x और y मिल जाएगा। जब x और y मिल जाएगा, इसका मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z आ जाएगा। जी क्लियर है? जी सर। ओके, बी पार्ट 1 एंड 2 दोनों करने हैं। B part 1, on a sketch of an Argand diagram, shade the region whose points represent complex numbers satisfying the inequality z plus 1 minus 3 iota। सो मैं हमेशा z में इस बात में माइनस कॉमन लेता होता हूं, तो ये बनेगा -1 प्लस 3 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 1। और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो हमने ये लेबल करने हैं। सो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये क्या है। जो फर्स्ट वन है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर -1 प्लस 3 आयोटा और रेडियस 1 है। सो जल्दी से इसको हम ड्रॉ करते हैं। वन, टू, थ्री, 4। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट फर्दर हम बाद में भी कर लेंगे। सो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं सर्कल जिसका सेंटर हो -1 प्लस 3 आयोटा। -1 प्लस 3 आयोटा मीन ये सेंटर है और इसका रेडियस है 1। सो रेडियस 1 मीन राइट साइड पे 1 प्लॉट करें, इधर भी 1 प्लॉट करें, ऊपर 1 प्लॉट करें, नीचे 1 प्लॉट करें, और ये इस तरह का एक सर्कल बनाए जो कि y एक्सिस को 3 पे टच करे। लेस देन इक्वल टू 1 मीन सर्कल के अंदर शेडिंग। शेडिंग बाद में करेंगे, पहले दूसरा भी ड्रॉ कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये ऐसे ही है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 पहले करें। जिस तरह आप नॉर्मल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल टू 3 अगर आपको कहा जाए तो x इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होती है? ये वाली लाइन होती है। अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू 3 ये लाइन होती है। सो इसमें उसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3, तो y एक्सिस पे मीन इमेजिनरी एक्सिस पे y इज इक्वल टू 3 अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो वो ये लाइन है। ओके, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन अबव दिस लाइन, इससे ऊपर शेडिंग, इससे ऊपर शेडिंग करनी है। सो सर्कल के अंदर और इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर और सर्कल के अंदर वाला रीजन आप शेड कर दें। सो अगर वो आप रीजन शेड करेंगे तो कुछ ये वाला रीजन शेड हो जाएगा।
जी बी पार्ट 1 सबको क्लियर है? अब आते हैं सेकंड पार्ट। डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ये z किधर है? इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर z, ये सर्कल, ये जो शेडेड रीजन है, ये z को शो कर रहा है। ये कहीं पे भी z हो सकता है। मीन अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट z है, ये z है, ये z है, ये सब पॉइंट इस शेडेड रीजन के अंदर ये z को शो कर रहे हैं। और आपको फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ z। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये है z, तो अगर ये पॉइंट z हुआ तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे और ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी आर्गुमेंट ऑफ z। अगर ये है वो पॉइंट z, अगर ये पॉइंट है तो इसको मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूंगा और ये जो एंगल बनेगा ये आर्गुमेंट ऑफ z होगा। अब वो कहता है डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। मुझे बताइए लीस्ट आर्गुमेंट ऑफ z कहां पे होगा? मैं z कहां पे रखूं कि आर्गुमेंट ऑफ z लीस्ट होगा? कौन बताएगा? कि z कहां होना चाहिए कि आर्गुमेंट ऑफ z लीस्ट बने? उस शेडेड रीजन के अंदर z कहां होना चाहिए? से 3 पे। बिल्कुल 3 पे। जब यहां पे होगा 0 3 के ऊपर, तो उस वक्त जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा दैट विल बी लीस्ट। एंड डू यू नो व्हाट इज दैट आर्गुमेंट ऑफ z? ये होगा 90 डिग्री, π/2। ये है आर्गुमेंट π/2। सो लीस्ट आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z वो है π/2, मीन 90 डिग्री। अब बताइए ला ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट ऑफ z कहां पे होगा? -2। यहाँ पे होगा ना ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। आपने ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट ऑफ z में से लीस्ट आर्गुमेंट ऑफ z माइनस करना है। लीस्ट तो आपको पता है π/2 है, मीन इस फुल में से ये 90 माइनस करना है। तो जब ये माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये एंगल सिर्फ रह जाएगा मिडल वाला, ये वाला एंगल, ये एरो मैंने जो बनाया है। तो इसका मतलब माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा, ये एंगल फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करना है वो नेक्स्ट स्टेप है। ये बताइए सबको समझ आ रहा है कि ये एंगल फाइंड करना है? ओके जी, अब आप फाइंड कैसे करेंगे ये एंगल? देखिए, ये एंगल फाइंड करने के लिए अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल क्या बन रही है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ है आपके पास 2, ये लेंथ है आपके पास 3, तो 10 रेशियो अप्लाई कर दें। सो 10 एंगल ये थीटा अगर कहते हैं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। So theta is tan inverse 2/3। अपने कैलकुलेटर से चेक कीजिए tan inverse 2/3 क्या आता है, वही इसका आंसर होगा। बेहतर है कि रेडियन में लिखें। से 0.5880। 0.588 ये है आंसर इन रेडियंस। जी क्लियर है सबको? ये था जी क्वेश्चन 7। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 7, क्वेश्चन 9 की डिमांड। आयशा अमजद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 9 ही है वो भी, राहा भी वही कह रहे हैं। सो क्वेश्चन 9 में बताइए कोई स्पेसिफिक पार्ट करूं या कंप्लीट कर दूं? Sir, I was पार्ट 2 कर दें सर क्वेश्चन 9 का। yeah, see, we have to कंप्लीट। complete. तो मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कंप्लीट, तो आई वांट टू
complete. Okay, question 9 is the diagram shows the curve y is equal to ln x whole square. The x coordinate of the point P is equal to E. Okay, and the normal to the curve at P meets the x-axis at Q. Find the x coordinate of Q. देखिए, अगर मुझे x coordinate of Q find करना है, ये वाला, पहले मैं मेथड बताता हूँ. If you want to find the x coordinate of Q, this point, so I will find the equation of normal. मैं पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी तो उस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन में क्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं y0 पुट कर दूंगा. आई विल गेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ q. जी, आइडिया क्लियर है सबको? बिकॉज q इज ऑन x एक्सिस, so I will find the equation of PQ, and the equation of PQ is basically the normal. So how to find the equation of normal? So first जो equation है y is equal to ln x whole square, इसको डिफरेंशिएट कीजिए dy by dx. डिफरेंशिएट करने के लिए होल पावर रूल अप्लाई करेंगे. होल पावर 2 कोफिशिएंट बनेगी ln x होल पावर 2 minus 1 is 1 into the differentiation of ln x is 1 over x. ये डिफरेंशिएट कर चुके हैं. नाउ द नॉर्मल इज एट P, सो P पे ग्रेडियंट क्या होगा? E पुट कर दें. P इधर आप E x कोऑर्डिनेट पुट कर दें. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो P पे टेंजेंट है, P पे जो टेंजेंट है ये इसका टेंजेंट होगा. उस टेंजेंट का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप E पुट कर दें, x में E पुट कर दें, और सो ये ln E होता है 1, तो ग्रेडियंट क्या आ गया? सो ग्रेडियंट इज 2 over E. ये है टेंजेंट का ग्रेडियंट. तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा? माइनस E by 2. सो टेंजेंट का ग्रेडियंट 2 by E, नॉर्मल का ग्रेडियंट माइनस E by 2. जब आपके पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आ गया, नाउ आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. y minus y1 is equal to m into x minus x1. सो इधर मैं पुट करूंगा पॉइंट. उसके लिए मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए, इसका y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए. हाउ विल यू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ P? सो ओरिजिनल इक्वेशन में आप x कोऑर्डिनेट E पुट करेंगे तो यू विल गेट y कोऑर्डिनेट. तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ln E होल स्क्वायर. सो योर इक्वेशन विल बिकम y minus ln E होल स्क्वायर. ग्रेडियंट है माइनस E by 2 x minus E. ln E होता है 1, 1 square is 1. So your equation is y minus 1 is equal to minus E by 2 x minus E. जी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहा. क्या आपको क्लियर है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल PQ? Yes, sir. Now once you have the equation of normal, अब आप इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की में आप, क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं, यू नो द y कोऑर्डिनेट इज 0, तो इसमें आप y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दें. सो पुट y 0 नाउ. और यहां से x फाइंड कर लें. तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस E minus 2 is equal to minus E into x minus E. So this is 2 over E is equal to x minus E. So x is 2 over E plus E. So this is the exact x coordinate of E. आप कैलकुलेटर में पुट करें. अगर आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए आप कैलकुलेटर में पुट कीजिए, और इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर आप लिख सकते हैं. हमें वैसे एग्जैक्ट, जब उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं लिख किया हुआ तो हमें एग्जैक्ट ही लिखना चाहिए. क्यों एग्जैक्ट लिखना चाहिए? क्योंकि उसने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक इन्फॉर्मेशन दी है, P का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो उसने E दिया हुआ है, वो एग्जैक्ट दिया हुआ है. तो हमें भी
उसने ई का E2.718 वगैरह नहीं दिया, उसने एग्जैक्ट किया। तो हमें भी आंसर जब क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है कि एग्जैक्ट दे या नॉन एग्जैक्ट, तो आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के मुताबिक देखें। क्वेश्चन में ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एग्जैक्ट गिवन है, तो हमें भी आंसर एग्जैक्ट लिखना चाहिए। जी, पार्ट 1 क्लियर है? Okay, next is second part. Show that integration of ln x is equal to x ln x minus x plus c. हमने इंटीग्रेट करना है ln x को। जी, मैंने आपको बताया था कि ln x की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, और ln x को इंटीग्रेट करने के लिए वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए वी शुड हैव टू फंक्शंस। सो व्हाट्स द सेकंड फंक्शन? हम सेकंड फंक्शन लेंगे 1। सो ln x is first function and 1 is the second function. And by using ILATE, you will decide कि ln x लॉगरिथमिक फंक्शन है और 1 अलजेब्रिक फंक्शन है। हम लॉगरिथमिक फंक्शन पहले रखेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में, सो ऑर्डर मेंटेन्ड है। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल याद होगा। फर्स्ट फंक्शन ln x as it is. Integration of second, integration of 1 is x minus integral sign, ये फंक्शन as it is कॉपी होगा, mean x. Differentiation of first function, differentiation of ln x is 1 over x. So we got x ln x minus x cancel. What's the integration of 1? It's x plus c. So हमने यही प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x is x ln x minus x plus c. एक्सक्यूज मी जी, से हम लोग आपने अभी आई लेट का सर, हम इस तरह नहीं यू वी नहीं डिफाइन करके कर सकते सर, वो भी तो सही आता है। क्या मतलब uv? अब सर जैसे अब हमें पता है ln x की हमें नहीं आती इंटीग्रेशन, तो हम इसको u एज्यूम कर लेते हैं और हम x को बिल v एज्यूम कर लेते हैं, इस तरह भी तो कर सकते हैं सर। देखें, आपको ये जो आई लेट मैंने बताया है, ये यू वी जो आप बता रहे हैं वो मैंने रूल यही लिखा हुआ है, मैंने यू वी के मुताबिक अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन वो जो आई लेट है, आई लेट जो आप जो है वो सिर्फ आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया है, जिससे आपको सिर्फ ये पता चलता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट रखना चाहिए और कौन सा सेकंड रखना चाहिए। अगर आपको वो डायरेक्ट समझ आ जाता है तो आई लेट की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली सिर्फ आपको जो आई लेट है वो सिर्फ आपको एक शॉर्टकट बताया कि आपको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कौन सा रखना चाहिए और सेकंड फंक्शन कौन सा रखना चाहिए। ओके सर। यस, यू आर राइट आयशा। ओके जी, थर्ड पार्ट इसका करना है अब हमने। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स or otherwise, find the exact value of the area of the shaded region between the curve, the x-axis and the normal. जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये एरिया कैसे फाइंड करें? सर हमारे पास कर्व की इक्वेशन है सर, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया हुआ है, तो उस पे मतलब लिमिट्स लगा के तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल। तो हमारे पास बेसिकली कर्व को हमने इंटीग्रेट करना है इस पॉइंट से लेकर ई तक। कर्व की इक्वेशन है y is equal to ln x होल स्क्वायर। अब वो पॉइंट
कैसे फाइंड करना है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, y0 पुट करेंगे। इस पॉइंट पे y0 है, सो y अगर आप 0 पुट करें तो ln x होल 0, सो ln x इज इक्वल टू 0। और ln x 0 कहाँ पे होता है, या इसको चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू e पावर 0, तो x इज इक्वल टू 1। सो ये पॉइंट आपके पास आ गया 1। सो आप क्या करेंगे, कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। कर्व की इक्वेशन है आपके पास, कर्व को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर, सॉरी 1 से लेकर e तक। सो कर्व की इक्वेशन थी ln x होल स्क्वायर। सो कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से e तक। अब बताइए इस कर्व को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। उसने हिंट दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन रखेंगे ln x होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन रखेंगे 1। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन ln x होल स्क्वायर एज इट इज, सेकंड फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन x, और ln x होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन देखा जाए तो ln x होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपने पार्ट 1 में भी, प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट में भी की हुई है। बराबर मैं दोबारा कर देता हूँ, 2 ln x होल पावर 1 इंटू 1 ओवर x। मैं लिमिट्स बाद में पुट करूंगा एंड पे एक ही दफा, तो दिस इज x ln x होल स्क्वायर minus, I'm keeping 2 outside, ln x dx. Now the integration of ln x we did in previous part, वहां से आप कॉपी कर लेंगे। ln x की इंटीग्रेशन आपने की थी, आई थिंक इट वाज ln x माइनस x थी शायद, प्लस c, ऐसे ही है। ln x माइनस x थी आई थिंक, ln x की इंटीग्रेशन प्लस c मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि अब इसमें तो लिमिट्स हैं। सो हम लिमिट्स पुट करेंगे 1 से e। So now first put upper limit, तो it is e, मैं लिखने लगा हूँ आंसर, ln e का आंसर 1 होता है, 1 स्क्वायर वो 1 ही होगा, तो ये e रह जाएगा, माइनस 2 ln e इज अगेन 1 माइनस e। सो ये अपर लिमिट पुट करने का आंसर आ रहा है। माइनस लोअर लिमिट पुट करने से ln 1 होता है 0, तो वो सारा 0 हो जाएगा, माइनस अगेन ln 1 0 माइनस ln 1 0 minus 1. So we got e minus 2 plus 2e minus 1. So area under the curve जो आ रहा है वो आ रहा है 3e minus 3। इसमें नहीं, सॉरी मिस्टेक तो नहीं है कोई, माइनस 2 प्लस 2e। Sir, previous question was x ln x minus x. ओ यही मैं पूछ रहा था, x ln x minus x। सो कोई नहीं बोला उस टाइम, so Sir, that मैंने was मैसेज किया x। था। ओ मैं मैसेज नहीं देख रहा, सो ये तो चेंज हो जाएगा सारा ही, बट आई होप आप समझ गए हैं। सो आप जब ये लिमिट पुट करेंगे, सो मैं मार्किंग स्कीम से देख लेता हूँ, लिमिट पुट करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है मीन वो आ रहा है e माइनस 2। ये एरिया आ गया ये वाला, दिस रीजन। तो अब हमने ये एरिया फाइंड करना है, और ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
सो एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है इसकी, बेस है ई से लेकर, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे पार्ट 1 में, बताइए क्या थे वो, व्हाट वाज द क्यू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ई प्लस 2/e, So use 2 by E plus E. 2/e प्लस ई, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ई से लेकर 2/e तक, ई तक ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस फाइंड करना। अगर देखें ये 3 और 4 हो तो बेस क्या बनेगी, 4 माइनस 3 1। सो इनको जरा माइनस कर लें। सो e प्लस 2/e में से माइनस करेंगे e, तो यू विल गेट 2/e। सो बेस इज 2/e। एंड व्हाट इज हाइट, हाइट अगर आप देखें तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन में एक दफा e पुट करके y कोऑर्डिनेट फाइंड किया था एंड इट वाज 1। सो एरिया आ रहा है 2 और 2 कैंसिल, 1/e। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है 1/e। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/e है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। सर यहाँ पे तो अगर वो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कहता तो हम पावर रूल से कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तौबा करें। उसकी रीजन बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठहरो जरा। टोटल शेडेड एरिया फिर बन गया, इन दोनों को ऐड कर दें। सो इन दोनों को e-2 में 1/e ऐड कर दें। सो ये आपके पास जो आंसर आएगा आप उसको लिख देंगे, एग्जैक्ट एरिया। देन हम पावर रूल नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्यों नहीं लगा सकते? सर होल पे पावर, आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना हो x² + 1 होल पावर 2, क्या इस पे होल पावर रूल लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते सर। क्यों? सर क्योंकि स्क्वायर सिर्फ x के साथ है, 1 के साथ थोड़ी है, तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ये देखो ना यार, होल स्क्वायर डाला हुआ है मैंने। सर अब कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, आप कॉम्पोजिट दे रहे हैं। यस सर। वैसे ही पूछ रहा हूँ यार। सो एएस में आपने एक बात पढ़ी थी कि होल पावर रूल उसी वक्त लगता है जब इनर का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो। ओ यस सर, वो बाय इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पूरी कर सकते, ठीक है सर, ये समझ आ। x² + 1 होल पावर रूल लगाए तो होल पावर 3/3 बन जाता है, और इनर का डेरिवेटिव 2x बनता है। जब इनर का डेरिवेटिव वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो उसपे होल पावर रूल्स नहीं लगते। और यही काम ये है कि ln x का डेरिवेटिव अगर इनर का डेरिवेटिव ले तो 1/x है, वो वेरिएबल है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें इसके ln इसमें होल पावर रूल नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना होगा। ओके सर, वो मुझे याद ही नहीं रहा कि बाय डिफरेंशिएशन भी पूरी करनी। हाँ जी, डिफरेंशिएशन में हम कर सकते हैं, होल पावर रूल लगा सकते हैं जी। ये था क्वेश्चन 9। एनी अदर क्वेश्चन? सर टाइम हो गया सर, टाइम मैनेजमेंट बता दें, मेरे 2 क्वेश्चन मॉक्स में भी रहे, मॉक एग्जाम में भी रह गए थे। देखिए आप, टाइम मैनेजमेंट मसला ये है कि हम कुछ क्वेश्चन पे स्टक होते हैं, और स्टक इसी वजह से होते हैं कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके, खास तौर पे देखें P3 में बड़े ऑकवर्ड से क्वेश्चन, अजीब अजीब क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर आप वो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो सबसे पहले आपने पूछा, नहीं 2 नहीं, आप लोगों ने जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें उसने कहा कि हैज ओनली वन। इसमें बहुत से लोगों ने टाइम वेस्ट किया था कि ये कैसे आएगा, बहुत लोगों ने इस पे टाइम वेस्ट किया था। और देखें ये आपको इसमें P3 चल रही है लेकिन कॉन्सेप्ट P1 वाला यूज हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट। सो देखिए प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा करने से ही आपका टाइम मैनेजमेंट सेट होगी। और अब आप जब भी पास पेपर अटेम्प्ट किया करें, सो प्लीज अपना पेपर टाइम के साथ अटेम्प्ट किया करें। आप अपने आप को बता दिया करें 1 hour 45 minutes है, और अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करें एग्जाम वाला। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद फोन देख लिया, किसी का मैसेज आया है, पानी पीने चले गए, आगे पीछे वॉशरूम चले गए, टाइम वेस्ट किया, ये नहीं करना। प्लीज अपने जितने भी पेपर अटेम्प्ट करें, अपने आप को एनवायरनमेंट एग्जाम वाला दें, टाइम बाउंड करें। अदरवाइज P3 में ऑन एवरेज अच्छे अच्छे स्टूडेंट के भी 1-1 2-2 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं टाइम मैनेज ना होने की वजह से, और क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं होती।
टाइम मैनेजमेंट की। तो जब भी पेपर अटेम्प्ट करें टाइम बाउंड अपने आप को करें। सो ये था हमारा P3 मॉक एग्जाम। हमने अब नेक्स्ट PS1 का डिस्कस करना है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगले 1-2 दिनों में मैं वो बताऊंगा कि वो कब अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक दफा दोबारा उस क्वेश्चन को उस पेपर को खुद भी एक दफा अटेम्प्ट कर लें, ताकि जो प्रॉब्लम्स हों वो दोबारा आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें। नाउ इट्स इफ्तार टाइम। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह Thank you, sir. हाफिज। Allah Hafiz.